बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है ख़बर। चीनी वज़ीर दिफ़ा ने दो बड़े अहम दौरे किए हैं और इन दौरों को अगर आप इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ISI के हेड क्वार्टर के दौरे के साथ मिलाकर देखें और फिर जो एक हफ़्ता पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसको इसके साथ जोड़ें और आलमी वाक़यात को साथ मिलाएं तो फिर आपको समझ आती है कि ख़ित्ते में होने क्या जा रहा है। मैं सबसे पहले जो चाइनीज़ वज़ीर दिफ़ा हैं उनका नाम है वाई फेंगे, इनके जो दौरे से आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले ये गए काठमांडू नेपाल में। देखिए, नेपाल वो मुल्क है जो चीन और भारत के दरमियान में है। भारत के साथ इसके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और बड़े मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की कुछ गलतियों की वजह से नेपाल भारत के कैंप से निकलकर चाइनीज़ कैंप में जा रहा है। चाइनीज़ सदर जो हैं शी जिनपिंग, उन्होंने गुज़िश्ता साल एक दौरा भी किया था नेपाल का और नेपाल को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, बहुत ज़्यादा इमदाद दी है। और इसके अलावा जो उनका बेल्ट एंड रोड का एक मंसूबा है उसके अंदर उन्होंने शामिल किया है नेपाल को और अरबों डॉलर वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और नेपाल को साथ ही साथ ये कहा कि आप लैंड लॉक कंट्री नहीं है बल्कि आपको लैंड लिंक करेंगे हम चीन के साथ, तो आपका इन्हिसार भारत पे नहीं रहेगा। यानी नेपाल को पेट्रोल चाहिए होता है, दीगर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और समंदर तक अगर एक्सेस चाहिए तो वो मजबूर है कि उसको भारत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके ताल्लुकात चीन के साथ अच्छे हैं तो फिर वो पाकिस्तान के ज़रिए से, चीन के ज़रिए से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है और चीन के साथ उसके बड़े शानदार ताल्लुकात हो गए हैं। अब ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था और भारत ने इस पर बहुत नज़र रखी हुई है। जब भी कभी चीन और भारत के दरमियान हालात ख़राब होते हैं तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस खित्ते में जो लड़ने की सलाहियत है वो नेपालियों में है। जो उनकी गोरखा रेजिमेंट है वो लोग वहाँ बड़ा शानदार तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि वो ऊंची ज़मीन पर रहने के आदी हैं। वो कम ऑक्सीजन के अंदर तेज़ी से मूव कर सकते हैं और वो फ़ौजी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो नेपाली फ़ौजी हैं ये बड़े अहम होते हैं और ये इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नवंबर ख़त्म हो रहा है, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में जो आर्मी चीफ हैं भारत के MM नरवाने, वो 3 दिन के लिए नेपाल के दौरे पर गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुलाकातें की थी और कोशिश की थी कि भारत के साथ जो नेपाल के ताल्लुकात ख़राब हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन उनके वो 3 दिन के दौरे के ऊपर ये जो 1 दिन का दौरा है चीनी वज़ीर दिफ़ा का, जो एतवार वाले दिन हुआ है, वो भारी पड़ गया है। चीनी वज़ीर दिफ़ा अपने 21 रुकनी वफ्द के साथ नेपाल गए हैं। उन्होंने वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और वज़ीर दिफ़ा भी उनके वज़ीर आज़म ही हैं। तो उन्होंने उनसे दिफाई मामलात के ऊपर कोऑपरेशन और अनाउंस किया। ऐसा नहीं है कि अनअनाउंस्ड है। यहाँ इस दौरे की खासियत यह है कि उन्होंने इस बात को अलल ऐलान कहा कि हम इनके साथ दिफाई मामलात में मज़ीद ताउन के लिए आए हैं और एक दूसरे के दिफा में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तो चीन को अपने दिफा में जब भी नेपाल की ज़रूरत होगी तो वो इंडिया के खिलाफ ही होगी, और जब नेपाल को जब भी चीन की ज़रूरत होगी तो वो इंडिया के खिलाफ ही होगी, क्योंकि नेपाल के साथ किसी तीसरे मुल्क का बॉर्डर ही नहीं लगता, या इंडिया या चीन है। तो नेपाल अगर चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाएगा तो इंडिया के खिलाफ ही बनाएगा ना, और अगर चीन नेपाल के साथ ताल्लुकात बनाएगा तो इंडिया के खिलाफ ही बनाएगा। तो दिफाई ताउन जो उन्होंने आपस में बढ़ाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है, और भारत के अखबारात की बेचैनी, भारत की मीडिया की बेचैनी ये बात साबित कर रही है कि नेपाल और चीन के बीच में कुछ ऐसा तय पाया है जिससे भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुश्किलात किस तरह की हो सकती हैं? यानी नेपाल की सरजमीन को भारत इस्तेमाल करता है चीन के खिलाफ, वो नहीं कर पाएगा। नेपाल के फौजियों को इस्तेमाल करता है, वो नहीं कर पाएगा। नेपाल की उस सरजमीन को चाइनीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे भारत के खिलाफ, ये एक नई चीज़ होगी। तो ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। और लिम्पियाधुरा का इलाका, काला पानी का इलाका, ये वो लिपुलैक का इलाका, ये वो सारे इलाके हैं जो नेपाल ने इंडिया से वापस लेने हैं। 3 इलाके मैंने आपको बताए, लिम्पियाधुरा, लिपुलैक और काला पानी। ये इलाके जब नेपाल ने इंडिया से वापस लेने हैं तो यही तो मौका होगा कि चीन अपनी इंडिया के साथ स्कोर सेटल करेगा, नेपाल अपना इलाका ले लेगा, और फिर पाकिस्तान क्या करेगा वो बताता हूं। अभी जो नेपाली दौरे के बाद जो चीनी वज़ीर दिफ़ा है उन्होंने 2 बड़े अहम दिन गुजारे हैं।
एतवार को नेपाल में और पीर वाले दिन फिर वो पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान का जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने यहां पे अहम तरीन मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और यहां पे उन्होंने दिफाई मामलात का फिर अनाउंस किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं या ताउन है उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और एक मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत किए MOU पे, और वो जो MOU है वो भी दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुआहदा है और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए दोनों मुल्क अपना किरदार अदा करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दिन नेपाल जाना, एक दिन पाकिस्तान आना, और चीन ने जो तैयारी की आपको पता है, उन्होंने अपना आखिरी दस्ता तक रवाना कर दिया है उन इलाकों में जहां से उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया के साथ तनाव है। उन इलाकों में जहां पे वो और इंडियन फोर्सेस आमने सामने खड़े हैं वहां उन्होंने आखिरी दस्ते तक रवाना कर दिए हैं। सारी मशीनें भिजवा दी हैं, सारे रोड्स तैयार कर लिए हैं, हर किस्म का इक्विपमेंट वहां पहुंच गया है, हर किस्म के दिफाई निज़ाम वहां पे, एयर डिफेंस सिस्टम तक वहां पे लग गए हैं। तो चीन ने पूरी तैयारी करने के बाद अब नेपाल को तगड़ा किया कि अब हमें आपकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए वो आए, और पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता है इंडिया के मामले में तो हम बहुत हसास हैं, हमारी तो सारी तैयारी उनको नज़र में रख के है। हमारा दूसरा तो तीसरा दुश्मन ही कोई नहीं है, मेन दुश्मन हमारा इंडिया है या इसराइल के साथ है, और तो हमारा दुश्मन कोई नहीं है। तो इंडिया के मामले में पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, और चीन ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को इस लम्हे बढ़ाकर इंडिया के लिए एक और चैलेंज खड़ा कर दिया है। भारतीय अखबारात इसको भी बहुत मायूसी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तमाम भारतीय अखबारात उठा लें, उन सब के अंदर यही खबरें आज चल रही हैं। अब ज़रा आप गौर करें कि 5 दिन पहले पाकिस्तान में कोर कमांडर की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर भी लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बड़े अहम डिसीजंस हुए कि हमने सिविलियंस को किसी भी लड़ाई की सूरत में कैसे महफूज रखना है। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारी की है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो प्रैक्टिस की गई है, बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हुई है गुज़िश्ता चंद महीनों में, बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस की गई हैं पाकिस्तान फोर्सेस में। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की पूरी फ़ौज को नए सिरे से ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई है गुज़िश्ता चंद महीनों में, और उनको तैयार किया गया है बहुत मुश्किल हालात के लिए। और वो मुश्किल हालात यही हो सकते हैं कि भारत कोई शरारत करे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और फिर पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे, और अगर सेम टाइम में जब पाकिस्तान जवाब दे रहा हो वहां से चीन और नेपाल अपना रोल प्ले कर गए, तो फिर भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि जिन जिन ज़मीनों पे उसने इस खित्ते में कब्जा किया हुआ है, चाहे वो लद्दाख है, तो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो नेपाल के 3 इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, भारत को इन सब से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फ्रंट भारत एक साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसके बाद जो है वो कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद जो नई डेवलपमेंट एक और हुई कि इमरान खान साहब ने एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन दौरा किया ISI के हेडक्वार्टर का। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें तो वो बता दूंगा जो मुझे पता चली हैं मेरे सोर्स से, और कुछ चीज़ें जो हैं वो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने बताई हैं मुझे, क्योंकि उनकी इन चीज़ों पर नज़र है और वो बहुत सालों से ये काम करते रहे और वो खुद मिलिट्री में रहे हैं, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये जो मुलाकात थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वज़ीर ख़ारजा इसमें शरीक हुए, असद उमर भी इसमें थे, इमरान खान साहब के 3-4 करीबी साथी उनके साथ थे। दूसरी जानिब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ यानी जो फ़ज़ाइया के चीफ हैं एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, वो भी एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी यानी फ़ज़ाइया के, बड़ी फ़ौज के और नेवी के तीनों के चीफ मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, खुद बड़ी फ़ौज के वो चीफ हैं, DG ISI फैज़ हमीद वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये फ़ौज की क्रीम है जो सारी की सारी बैठी हुई थी, और पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिटिकल क्रीम उनके सामने बैठी हुई थी। तो यहाँ से कुछ तफसीलात बाहर नहीं आई ज़्यादा, लेकिन जो मुझे सोर्सेज से मालूमात पता चली वो ये है कि इमरान खान साहब पे पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे उस लेवल तक ट्रस्ट कर रहे हैं जिस लेवल तक उन्होंने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं किया। यानी इमरान खान साहब से वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं जो बाकियों से शेयर करते हुए, उनको बताते हुए बहुत सारे खदशात फ़ौज के दिमाग में आते थे। तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा हाई है, कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ तक है कि ये मैं कह सकता हूँ अपने सोर्स से, मुझे जो इतलात मिलती हैं, जो फील आती है, जो चीज़ें पता चलती हैं, उसके मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब पे जो ट्रस्ट लेवल है वो ज़्यादा है, इसलिए बार बार वो दौरे भी कर रहे हैं ISI के।
इसलिए उनको जो है वो हर मामले के ऊपर ब्रीफ भी किया जा रहा है। और मुस्तकबिल में किसी किस्म के भी हालात हों पाकिस्तान के लिए, हम किसी जंग में जाएं या अमन की हालत में रहें, ये हर चीज़ जो भी होगी वो इमरान खान साहब की मंजूरी से और इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, उनकी रजामंदी के साथ होगी और ये मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। ये कम्बिनेशन ठीक चल रहा है, यानी एतमाद का फुकदान फौज और सिविल क़यादत का एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जो माजी में यहाँ रहता है, कभी डाउन लीग आ जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, मेमो स्कैंडल आ जाता है, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप फौज आपस में गुत्थम गुत्था ही रहते हैं। लेकिन इस मरतबा वो एक दूसरे पे एतबार कर रहे हैं, एक दूसरे को राजदार बना रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें बता रहे हैं और मिल के फैसला कर रहे हैं। और जब कौम मिलकर फैसला करती है तो फिर टारगेट अचीव कर लेती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब कुछ डिफेंस एनालिस्टों के मुताबिक जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं मुबैना तौर पे, और कुछ सोर्सेज उनको बता रहे हैं, उन्होंने आगे मेरे तक ये मालूमात पहुँचाई हैं कि एक ईरानी साइंसदान का जो कत्ल हुआ है फ़खरीज़ादे का, मोहसिन फ़खरीज़ादे का, इस पर एक तो चीन ने भी अब कह दिया कि उन्होंने मजम्मत की है इस पर, और दूसरा इस कत्ल पे पाकिस्तान ने बड़ा डीपली इस मामले को लिया गया है और अरबों और इसराइलियों के बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर भी गौर किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग हुई है और मुमकिना भारतीय हमले की सूरत में जवाब की नौइयत क्या होगी और किस किस्म का भारत जो है वो अटैक कर सकता है, किस किस्म के खदशात मौजूद हैं और उनको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली है, इन चीज़ों के ऊपर एक ब्रीफिंग जो है मुख्तसर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी गई है और उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से ISI की कारकर्दगी को सराहा है। अब इमरान खान साहब से खुलकर मालूमात शेयर की जा रही हैं, ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ और हो रही है सेम टाइम में, पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो अपने जलसे जुलूस कर रही है, इससे हुकूमत तो गिरेगी नहीं, ये तो श्योर शॉट है, चाहे धरना भी करेंगे तो नहीं गिरेगी। और ये हुकूमत इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि हुकूमत गिराने के लिए कोई सॉलिड मूवमेंट चाहिए और इदारों की सपोर्ट चाहिए होती है। पाकिस्तान में ऐसे हुकूमत गिरती रही है, या तो पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए, वो हो नहीं रहा, तो हुकूमत तो नहीं गिर रही, लेकिन अपोजिशन के जुमलों का फ़ायदा भारतीय मीडिया उठा रहा है। आज अगर आप भारतीय मीडिया उठाएं तो मरीम नवाज़ का एक बयान है जो सारे भारतीय मीडिया ने कोट किया कि इमरान खान को चाहिए कि ISI फ़ोन टेप कर रही है, उनकी इंक्वायरी करे और उनसे पूछे कि वो क्यों करते हैं ऐसा। अब ये भारतीय तमाम अखबारात ने अपनी हेडलाइन बनाई है कि पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी जो है वो फ़ोन टेप कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा को इसके ऊपर एक एतराज़ है और वो इसके ऊपर ब्लेम कर रही हैं इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को, और उनके स्टेटमेंट जो है उनको ज़्यादा। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि भारतीय अखबारात ने लिखा कि इमरान एंड बाजवा गैंग विजिटेड ISI हेडक्वार्टर, यानी उन्होंने बताया कि ये गैंग है, तो वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस किस्म की ज़बान हमारी अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। तो इस वक्त उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं है, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है भारत के पास सवाए पाकिस्तान की अपोजिशन की, जो एक दूसरी लाइन लिए हुए है। और मैं नहीं कहता कि वो कोई गद्दारी कर रहे हैं या वो कोई मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मेरे ख्याल में ये सूट नहीं करता पाकिस्तान को। और अगर तो उन्होंने हुकूमत गिरानी है तो इस्तीफे दें और हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन वो इस तरफ भी नहीं जा रहे, वो हालात को ख़राब कर रहे हैं, हालात को उस नहज पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पे हुकूमत चाहे गिरे या ना गिरे, मुल्क जो है वो मुश्किल से दो चार हो जाए। अब इस वक्त इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें, चीनी वज़ीर दिफा का नेपाल का दौरा बड़ा मानी खेज है, अगले दिन पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान में कोर कमांडर मीटिंग, वज़ीर आज़म का अपने अहम तरीन लोगों के साथ ISI के हेडक्वार्टर का दौरा और वहाँ पे मिलिट्री की सारी क़यादत का मौजूद होना, नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी DGISI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। देखना ये है कि आने वाले दिन में ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा है, क्योंकि मुजाहिदीन की जानिब से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत गर्म हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने अपने हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वो भारतीय फौजी काफिलों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके बदले में भारतीय फौजी वहाँ जंगलात में और दूर दराज पहाड़ों पर मौजूद लोगों के कच्चे मकानात को गिरा रहे हैं ताकि मुजाहिदीन को अगर कोई सपोर्ट मिल रही है तो वो ना मिल सके। तो वहाँ पे भी एक जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि भारत ऐसी कौन सी गलती करता है जिसके बाद कोई फैसला कुन मरहला आता है।
ये वीलॉग ख़त्म करने से पहले मैं वही ख्वाहिश का इजहार करूँगा जैसे हम काराबाग के लिए करते थे अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई में, कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी की सुबह नसीब फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।